जानकी जी ने ढोल नगाड़े वालों को बोल दिया है। जैसे ही बहू बेटे गाड़ी से उतरे, ढोल की आवाज़ हर घर तक पहुंचनी चाहिए। आखिर सबको पता चलना चाहिए जानकी अपने बेटे को ब्याह के ला रही है। अरे माँ, जरा सांस तो ले लो। ऐसा भी क्या दिखावा करना, आप तो जानती ही हो आजकल कहाँ किसी को दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त होती हैं। और फिर अपना सूरज तो वैसे ही सूर्य के समान चारों तरफ शहर में प्रकाश फैला रहा है। जानकी की बेटी प्रिया ने उन्हें टोक दिया। चारों तरफ उल्लास का माहौल था। माँ, आप चलिए। सूरज और पापा दुल्हन को लेकर वहां से निकल चुके हैं। किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। तुम उसके स्वागत की तैयारी कराने में चाची की मदद करो। बहू के स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। जिसे देखो वो ही दौड़ दौड़ कर काम में लगा था। जानकी जी तो बहू की बलैयां लेते नहीं थक रही थी। रोली से भीगी परात में उसके पैरों के कदम डुबोकर छोटे छोटे कागज पे उसके पहले कदमों को संजो कर रखा जा रहा था। दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए हर कोई आशीर्वाद दे रहा था। नई बहू को उसके कमरे में पहुंचाया गया। सब लोग बहुत खुश थे। विभा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। सूरज भी छिप छिप कर विभा को निहार रहा था। सहदेव जी और जानकी जी अपने बेटे सूरज की दुल्हन विभा का परिचय घर के बुजुर्ग और मेहमानों से करवा रहे थे। बारात को लौटे लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। विभा सबके पैर छूती, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते, वह आशीर्वाद स्वरूप कुछ भेंट देते। विभा भेंट लेती और आगे बढ़ जाती। विभा सुहाग कक्ष में बैठी पति का इंतजार कर रही थी। दरवाजा बंद होने की आवाज के विभा सजग होकर बैठ गई। सूरज सुहाग सैया पर आकर बैठ गए। परेशान हो, उन्होंने प्रश्न किया। अपने मन के भावों को छिपाते हुए मैंने सहज होने की कोशिश की। नहीं तो, मैंने उत्तर दिया। विभा, मुझे अपनी बाहों में भरते हुए सूरज बोले, मैं इस पल को समझता हूँ तुम्हें घर वालों की याद आ रही होगी, पर एक बात मेरी भी सच मानो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि बीती ज़िंदगी की हर याद मिट जाएगी। मेरे मन के कोने में हम सफ़र की एक छवि अंकित थी। सूरज का व्यक्तित्व ठीक उस छवि से मिलता था। इसलिए मैंने सूरज को पाकर धन्य हो गई थी। ऐसे में हर पल मेरा मन यह कहने लगा कि सूरज जैसे सीधे सच्चे इंसान से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं होगा। संभव है भविष्य में मेरे अतीत का पता चलने पर सूरज किस प्रकार रिएक्ट करे। तब पता नहीं हमारी विवाहित जिंदगी का क्या हर्ष होगा। मैं उस समय कोई भी कुठारघात नहीं सह पाऊंगी। मुझे आत्मियों की प्रताड़ना अधिक कष्टकर प्रतीत होती है। पर जब जब मैंने सूरज को सत्य बताने का साहस किया, मेरा अपना मन मुझे ही दगा दे गया। बात जबान पर नहीं आई। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि हम महीने भर का हनीमून ट्रिप करके यूरोप से लौट भी आए। हनीमून के दौरान सूरज ने मेरी उदासी को कई बार नोटिस किया। उदासी का कारण भी जानना चाहा, पर मैं द्वंद्व में फंसी सूरज को कुछ भी नहीं बता पाई। उसे अपने प्यार में उलझा कर मैंने हर बातों का रुख ही बदल दिया। माँ, कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। अभी तो हनीमून गई थी, हनीमून पर फिर से जाने की क्या ज़रूरत थी। क्या बात कर रही हो प्रिया? नई नई शादी है, दोनों को थोड़ा समय साथ बिताएंगे, तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। माँ, आप कुछ समझती नहीं। इतना सिर मत चढ़ाओ, बहू को पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बेटा, इतना कह जानकी जी ने फोन रख दिया। विभा के ससुराल का छोटा सा परिवार था। सास ससुर और एक बड़ी नंद प्रिया। प्रिया सूरज से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। विभा प्रिया को बड़ी नंद का मान सम्मान देती, लेकिन प्रिया खुद में बड़ी नंद होने का दम रखती। प्रिया घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंह फट हो गई थी प्रिया। प्रिया के स्वभाव से जानकी जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी इसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती। जब भी प्रिया घर पर आती, या तो अपनी माँ को उनके सास होने का एहसास कराती रहती। एक ही बात बार बार कहती, माँ, सास हो तो सास की तरह ही रहा करो, इतनी छूट क्यों देना बहू को। वहीं दूसरी तरफ विभा से पूछताछ शुरू कर देती, जिसे विभा दिन भर क्या करती रहती हो। अगर विभा कुछ बताती तो उसमें
नुक्स निकालने लगती। एक बार विभा ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सबने तारीफ की, लेकिन प्रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे ले आई विभा, बिल्कुल मैचिंग नहीं है। प्रिया के ऐसे व्यवहार से विभा भी चिढ़ सी जाती, लेकिन बड़ी नंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोच चुप रह जाती। जानकी जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। जानकी जी जानती थी विभा संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी नंद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। कुछ दिनों बाद सूरज का जन्मदिन आया। विभा ने जानकी जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ रिश्ते करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ अपने नंद को भी सपरिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। विभा ने जन्मदिन के लिए तैयारियां में लगी। अपनी बहू को अकेली परेशान होते देखा जानकी जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो विभा की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच जानकी जी ने प्रिया को फ़ोन लगाया। कैसी हो प्रिया? मैं सोच रही थी कल सूरज के जन्मदिन पे तो तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ा जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती विभा की। वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन तुम आओगी तो थोड़ा मदद मिल जाएगी। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था विभा को, माँ? और अब जब सोच ही लिया है फंक्शन करने का तो फिर करे अकेली। अब इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी हद करती हैं। क्या आपकी बहू 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती जो आपने मुझे फ़ोन कर दिया? वैसे भी माँ, जीत आज विदेश से वापस आ रहे हैं, मैं उनके साथ पार्टी में आऊँगी। प्रिया का पति विदेश गया था अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, इसलिए वह सूरज और विभा की शादी में भी नहीं आ पाया था। इधर विभा अकेले परेशान थी। आज सूरज ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सास और पति ने मिलकर विभा की सारी परेशानी दूर कर दी। विभा ये देखकर बहुत खुश थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। शाम को प्रिया अपने पति के साथ घर में दाखिल हुई तो जीत का परिचय करवाते हुए सहदेव जी ने जब विभा से कहा, ये प्रिया के पति और तुम्हारे नंदोई हैं, तो एकाएक उसकी निगाह जीत पर उठ गई। जीत से निगाह मिलते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी छूट गई। जीत उसका पहला प्यार था, लेकिन अब प्रिया का पति। जिंदगी कभी उसे ऐसा खेल भी खिलाएगी, विभा सोचती ही रह गई। अंतर्द्वंद के भंवर में फंसी वह निश्चय नहीं कर पाई कि जीत के पैर छुए या नहीं। अपने मन के भावों को छिपाने का प्रयास करते हुए उसने बड़े संकोच से उसके पैरों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। जीत भी उसे अपने साले की पत्नी के रूप में देखकर हैरान था। वह भी नहीं चाहता था कि विभा उसके पैर छुए। विभा के हाथ अपने पैरों की ओर बढ़ते देखकर वह पीछे खिसक गया। खिसकते हुए उसने विभा के समक्ष अपने हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में विभा ने भी वही किया। दोनों के बीच उत्पन्न एक अनचाही स्थिति सहज ही टल गई। जीत को देखते ही विभा के मन का चैन लुट गया था। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जिन्हें भुलाने की जी चाहता है। वे पल यदि जीवित रहे तो ताजे घाव सा दर्द देते हैं। ठीक वही दर्द वह इस समय महसूस कर रही थी। पार्टी खत्म हो गई। वह अकेले अपने रूम में बैठी थी। अकेली बैठी वह अतीत में खो गई। मामा की लड़की रंजना की शादी में पहली बार उसका साक्षात्कार जीत से हुआ था। मामा दिल्ली में रहते हैं, पेशे से वकील हैं। गली सीताराम के पुश्तैनी हवेली के मालिक। 3 मंजिला हवेली की निचली मंजिल में बड़े हॉल से सटे 4 कमरे हैं। मुख्य द्वार से सटे एक बड़े कमरे में उनका ऑफिस चलता है, बाकी कमरे खाली पड़े रहते हैं। बीच की मंजिल में 12 कमरे हैं जिनमें उनका 4 प्राणियों का परिवार रहता है। नानी, वह स्वयं, मामी और रंजना। बेटा प्रमोद भोपाल में सर्विस में है
ऊपरी मंजिल में 6 कमरे हैं, लेकिन सभी खाली। मैं अपनी मम्मी के साथ शादी अटेंड करने आई थी। पापा 2 दिन बाद आने वाले थे। मेहमानों को रिसीव करने के लिए मामा मामी और उनके परिवार के कुछ सदस्य ड्योढ़ी पर खड़े थे। हवेली में घुसते ही अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए। इससे पहले कि मैं गिरती, मामी के पास खड़े जीत ने मुझे संभाल लिया। वह पहला क्षण था जब मेरी निगाह जीत से टकराई। प्रेम बरसात में उफनती नदी की तरह पानी वेग से आता है। उसी क्षण भी यही हुआ था। हम दोनों ने उस वेग का एहसास किया था। उसके बाद शादी के दौरान ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब हमारी नज़रें एक दूसरे से हटी हों। जीत सा सुंदर और आकर्षक जवान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं मानूं या न मानूं, पर सत्य कभी नहीं बदला जा सकता। कोई जब हमारी कल्पना से मिलने जुलने लगता है तो हम उसे चाहने लगते हैं, उसकी समीपता पाने की कोशिश में लग जाते हैं। उस समय मेरा भी यही हाल था। मैं जीत की समीपता हर कीमत पर पा लेना चाहती थी। मामा द्वारा रंजना की शादी हवेली से करने का फैसला लिए हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। इतनी विशाल हवेली में किसी को पुकार कर बुला लेना या ढूंढ पाना दुर्भर था। रंजना की सगाई वाले दिन सारी गहमा गहमी निचली और पहली मंजिल तक सीमित थी। जीत ने सीढ़ियां चढ़ते हुए जब मुझे आंख के इशारे से अपने पास बुलाया तो मैं न जाने क्यों चाहकर भी मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई। सम्मोहन में बंधी सबकी नज़रों से बातचीत बचती बचाती मैं भी सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे चढ़ती चली गई। थोड़े समय में ही हम ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर थे। एकाएक उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपने शरीर पर उसके हाथों का दबाव बढ़ते देखकर मैं न चाहते हुए भी उससे कहा, छोड़ो मुझे, कोई ऊपर आ गया तो। पर वह कहाँ सुनने वाला था, और मैं भी कहाँ उसके बंधन से मुक्त होना चाह रही थी। जीत और उस जीत और मैं एक दूसरे में समाते चले गए। दो शरीरों की दूरियां कैसे खत्म होती जाती मैंने उसी रात जाना। कितने सुखमय क्षण थे वे। उसी क्षणों ने मेरी जिंदगी ही बदल डाली। शादी के बाद हम बिछड़े जरूर थे, पर मोबाइल हमारे संपर्क का एक माध्यम बना रहा। हम घंटों चैट करते थे, एक दूसरे की समीपता पाने को तरसते रहते थे। हम निश्चय कर चुके थे कि हम शीघ्र ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जीत ने कहा था, तुम चिंता मत करो, यह समस्या अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो। उसने मुझे आश्वस्त किया था। उसके बाद जीत ने चैट करना कम कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरे और जीत की बीच दूरियों की खाई इतनी बढ़ती चली गई कि भरी नहीं जा सकी। जीत ने मुझे अपना जीत ने मुझसे अपना संपर्क ही तोड़ लिया। अचानक जीत का नंबर बंद आने लगा। मैं हर रोज घंटे 2 घंटे तक नंबर मिलाती रहती, लेकिन फिर जीत का नंबर कभी नहीं मिला। मैं उदास परेशान दिन महीने साल गुजरते गए। तभी एक दिन मैंने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना था, विवाह के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश लिया है। लड़का सफल व्यवसायी है, पिता का अलग व्यापार है। लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मम्मी तो पापा की बात सुनकर प्रसन्न हुई। बरबस मुझे पापा की इच्छा के समक्ष झुकना पड़ा। विभा विभा, सूरज की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। कहाँ खोई हो विभा? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। विभा अभी ऑफिस से मेल आया है, मुझे 1 हफ्ते के लिए जर्मनी जाना पड़ेगा। सुबह की फ्लाइट है। सूरज सोने के लिए लेट गए। मुझे लगा कि सूरज को जीत के बारे में अभी बताना ठीक नहीं है। मैं अजीब सी उलझन में थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने कब सोचा था कि मेरा अतीत इस तरह मेरे वर्तमान पर हावी हो जाएगा। सुबह सूरज जल्दी ही निकल गए। जानकी जी ने जीत से कहा, प्रिया को तो मैं अभी 1 हफ्ते नहीं भेजूंगी, सूरज आ जाएगा तो भेज दूंगी। वैसे आप भी यहीं से अपना बिजनेस संभाल सकें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। कम से कम विभा को 2 हम उम्र साथी तो मिल जाएंगे। जीत थोड़ी नानुक्कड़ के बाद रुक गया। मैं समझ चुकी थी
कि उसके रुकने का आशय क्या है। वह मुझे फिर से पाने का प्रयास करना चाहता है। मैं तभी से सतर्क हो गई थी। उसने पहले कुछ दिन तो मुझसे दूरियां बनाए रखी, फिर एक दिन जब सासू माँ प्रिया के साथ उसके लिए कपड़े और आभूषण खरीदने बाजार गईं तो जीत मेरे कमरे में चला आया। वह अति प्रसन्न था, ठीक उस शिकारी की तरह जिसके हाथों एक बड़ा सा शिकार आ गया हो। मेरे समीप आते हुए उसने कहा, हाय विभा, व्हाट ए सरप्राइज, वी आर बैक अगेन। अब हम फिर से एक हो सकते हैं। कम ऑन बेबी, जीत ने कहते हुए अपने हाथ मुझे बाहों में भरने के लिए बढ़ा दिए। मेरे सामने अब मेरा संसार था, प्यारा सा पति था, उसका परिवार था। जीत के शब्द मुझे पीड़ा देने लगे। उसके दुसाहस पर मुझे क्रोध आने लगा। न जाने उसने मुझे क्या समझ लिया था, अपनी बपौती या बिकाऊ स्त्री। मैं उस पर चिंगाड़ पड़ी, जीत यहाँ से चले जाओ, वरना गुस्से में मेरे शब्द ही टूट गए। वरना क्या, मैं तुम्हारी करतूत का भांडा फोड़ कर दूंगी। उससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम कहीं की नहीं रहोगी विभा। तुम्हारा भला अब सिर्फ इसी में है कि मैं जैसा कहूँ तुम करती जाओ। यह कभी नहीं होगा। क्रोध में मैंने मेज पर रखा हुआ फूलदान उठा लिया। मेरे क्रोध की पराकाष्ठा का अंदाजा लगाते हुए उसने मेरे समक्ष कुछ फोटो पटक दिए और बोला, ये मेरे और तुम्हारे कुछ फोटो हैं जो तुम्हारे विवाहित जीवन को नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। यदि अपना विवाह बचाना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे होटल सनराइज में चली आना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जीत तेजी से मुझ पर एक विजयी मुस्कान उछालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब मेरा क्रोध परास्त हो गया था। उसके जाते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे अपना विवाहित जीवन तार तार होता हुआ नजर हुआ लगा। जीत ने मेरी सारी खुशियां छीन ली थी, बेशुमार आंसू दे डाले। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे जीत से छुटकारा पाऊं। मेरी एक जरा सी नादानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, पर मैंने यह निश्चय अवश्य कर लिया था कि यह मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़नी है, मैं किसी और को बीच में नहीं लाऊंगी। कैसे लड़ूंगी, यही सोच सोचकर सारी रात मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रही। सवेरे उठी तो लग रहा था कि तनाव से दिमाग किसी भी समय फट जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में कई बार इंसान विचलित हो जाता है और घबरा कर कुछ उल्टा सीधा कर बैठता है। मुझे यही डर था कि मैं कहीं कुछ गलत न कर बैठूं। दिन यों ही गुजर गया। शाम के 5 बजते ही जीत घर से निकल गया। जाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तक मैं भी यह निश्चय कर चुकी थी कि आज जीत से मेरी आर पार की लड़ाई होगी, अंजाम चाहे जो भी हो। मैं जब होटल पहुंची तो जीत बड़ी बेताबी से मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही वह बड़ी अक्कड़ से बोला, हाय डियर। आखिर जीत जीता मैं ही। अगर सीधी तरह मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हें परेशान क्यों करता। जीत, मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनों की इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जो मर्जी हो करो। मैंने अपना दुपट्टा नीचे फेंक दिया। अचानक मेरे इस व्यवहार को देखकर जीत चकित रह गया। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। विचारों के बवंडर ने संभवत उसे विवेक शून्य कर दिया। विभा से क्या कहे, कुछ नहीं सूझा। घबराते हुए उसने मुझसे पूछा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है। जहर की शीशी, मैंने उत्तर दिया। तुम्हें तृप्त करके इसे पी लूंगी, सारा किस्सा एक बार में खत्म हो जाएगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। जीत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने जानकी जी खड़ी थी। सास ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं सास के गले लग फपक फपक पड़ी। तभी मैंने देखा जीत को अपनी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आया था। उसके चेहरे के पसीने छूटने लगे थे। फिर उसके पैर मुझसे कुछ दूर हुए और दूर होते होते कमरे से बाहर होने लगे। जानकी जी ने कहा, दामाद जी, मुझे विभा ने सब बता दिया था। मुझे यकीन दिलाने के लिए उसने मुझे फ़ोन लगा लिया ताकि मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे मुंह से सुन लूं। अतीत में तुमने जो भी किया उसमें विभा की कोई गलती नहीं थी।
और यदि तुम विभा और मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब करने की कोशिश की तो मेरे पास भी तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जीत फौरन कमरे से बाहर चला गया। सवेरे जब मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा जीत कहीं बाहर जा रहा था। सासू माँ और प्रिया उसके पास दरवाजे पर खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही प्रिया ने मुझे बताया कि आज जीत की एक ज़रूरी मीटिंग है। उसे 10 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। सच क्या था वह सासू माँ और जीत जानते थे। जीत ने जाते समय मुझे देखा तक नहीं, पर मैं उसे जाते हुए देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी। मुझे देख सासू माँ भी आश्वस्त थी। मैं अब सूरज के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।